हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरे साथ है मेरे दोस्त अंकित पांडे। अंकित और मैं साथ ही में थे कॉलेज में। और अंकित जो है अभी सीमेंस एनर्जी में है। काफ़ी बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है और गुड़गांव में है। इस वक्त हम लोग अभी दिल्ली में हैं दोनों, और दिल्ली से ही ये वीडियो को शूट कर रहे हैं। और अंकित, मैं स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद लकी। आप मेरी ऑडियंस को कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे? जी लकी, धन्यवाद आपके चैनल में आमंत्रित करने के लिए। जैसा कि लकी ने बताया, मेरा नाम अंकित है। तो मेरा पूरा नाम अंकित पांडे है। मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। हमने साथ में इंजीनियरिंग करी है, 2017 के पास आउट हैं यूआईटी आरजीपीवी से। और कॉलेज के बाद की पास आउट होने के बाद की भी हमारी जर्नी साथ की थी। मेडीजी में हमने साथ में ही तैयारी करी। उसके बाद लकी का, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, आईएएस ऑफिसर बन गए। इससे पहले उन्होंने बार्क और ओएनजीसी में भी काम किया है। मेरी जर्नी ऐसी थी कि मेरा भी इंक्लिनेशन पीएसयू की तरफ था, बट एमटेक भी मेरा एक ऑप्शन था आईआईटी से करने का। एक सपना जैसा होता है कि 12th के बाद आईआईटी में जाना था, बट समहाउ नहीं कर पाए। तो एक सपना था कि एमटेक आईआईटी से करें। तो मैंने गेट दिया 2019 में। मेरा आईआईटी कानपुर में सिलेक्शन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग साइंस ब्रांच में। और उसके बाद से मेरा आफ्टर पास आउट वहां से मेरा सीमेंस गमेशा रिन्यूएबल एनर्जी में प्लेसमेंट हुआ। उसके बाद मैंने, ये मेरी तीसरी कंपनी है सीमेंस एनर्जी। जैसा कि लकी ने बताया, मैंने टाटा स्टील में भी काम किया है 1 साल। तो ये मेरी एक शॉर्ट जर्नी है। तो आप पहले टाटा स्टील में थे जी और फिर सीमेंस में आ गए। जी। तो मतलब ऐसा आप, जैसे आईआईटी कानपुर, मतलब मैंने सुना है वन ऑफ द वेरी रनाउंड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, टॉप 5 में बोल सकते हैं। आई थिंक कभी कभी तो कुछ चीज़ों में तो टॉप 1 में भी है। बिल्कुल बिल्कुल तो आईआईटी कानपुर का एक्सपीरियंस आपका कैसा था एमटेक का? बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि आईआईटी कानपुर वन ऑफ टॉप 5 आईआईटीज है। आईआईटी कानपुर का एक बहुत ऑरा है पुराना, जो कि उसका एकेडमिक्स काफी रिगरस है। आपने भी सुना ही होगा, मैंने भी यही सुना था। तो आईआईटी कानपुर के बारे में कुछ बातें जो आईआईटी से डिफरेंट है, वो मैं बता देना चाहूंगा। आईआईटी कानपुर में जो सीजीपीए सिस्टम है, जो उसमें ग्रेडिंग सिस्टम है, वो इवन चलती है। लाइक वहां पे आपको जो ग्रेड मिलेंगे वो 4, 6, 8, 10 मिलेंगे, ना कि 9, 7 ये ऑड वाले उसमें नहीं होते। तो इसमें एक ट्रिक है, आपका सीजीपीए बहुत अच्छा भी बन सकता है, बहुत खराब भी। तो आपको वहां हमेशा परफॉर्म करना है एकेडमिक कर, इसीलिए वो एकेडमिक काफी रिगरस है। और जैसे आप जानते ही हैं, जो गेट की तैयारी करते हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि अगर हम आईआईटी में एडमिशन लेके एमटेक कर रहे हैं तो हम साथ में पीएसयू की भी तैयारी कर लें, दोनों चलती रहे। कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बट कानपुर में टॉप 5 आईआईटीज में पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका टाइम ही नहीं मिलता है। और जी, कानपुर के बारे में और भी बहुत सारी चीजें, पर हाँ, एकेडमिक रिगरस काफी ज्यादा है वहाँ पे। तो आपने आईआईटी कानपुर में कौन सा कोर्स करा था? मैंने मैन्युफैक्चरिंग साइंस किया था। हाँ, आईआईटी कानपुर के बारे में बात चल ही रही है तो मैं कुछ और एक दो इंटरेस्टिंग चीज बता दूं। जो लोग इंटरेस्टेड है आईआईटी कानपुर से एमटेक करने के लिए, उन लोगों के लिए स्पेशली है। अदर आईआईटीज में जब आप कोर्स वर्क करते हैं तो आपको कोर्स वर्क के पॉइंटर मिलते हैं। और थीसिस के भी 2 साल जो होता है, 1 साल आपका कोर्स वर्क होता है, 1 साल थीसिस का होता है डेडिकेटेड। तो थीसिस में भी आपको पॉइंटर मिलते हैं। आईआईटी कानपुर में आपको थीसिस के पॉइंटर नहीं मिलते हैं। तो आपका एक बार कोर्स वर्क खराब हो गया तो फिर आपके पॉइंटर नहीं सुधरेंगे। और पॉइंटर मैटर करते हैं कोर कंपनी में प्लेसमेंट के लिए। और एक और बात जो किसी आईआईटी में नहीं है, आईआईटी कानपुर आपको टर्मिनेट कर देता है 6.5 पॉइंटर से नीचे लगातार, अगर आप 2 सेमेस्टर नीचे आते हैं तो। अदर आईआईटीज आपकी स्टाइपेंड बंद करती हैं, कभी टर्मिनेट नहीं करती। कानपुर आपको टर्मिनेट कर देता है। वो स्टाइपेंड काफी स्ट्रिक्ट है इस मामले में, काफी स्ट्रिक्ट है। तो कैंपस वगैरह कैसा था आईआईटी कानपुर का? कैंपस काफी अच्छा है आईआईटी कानपुर का। मौसम तो आप जानते हैं उत्तर भारत जैसे ही है, कानपुर का दिल्ली का सेम ही है। बट कैंपस काफी अच्छा है, काफी ब्यूटीफुल कैंपस है। हॉस्टल्स काफी सारे हैं। तो मैंने सुना है, जैसे मेरे कुछ दोस्त आईआईटी दिल्ली से भी थे, आपको पता ही, हमारे बैचमेट थे। तो वहां पे शेयरिंग में रूम मिलते हैं। कानपुर में ऐसा नहीं है, आपको शुरू से ही फर्स्ट ईयर से ही सिंगल रूम मिल जाता है एमटेक में। और काफी बड़ा कैंपस है, सेकंड हाईएस्ट कैंपस है शायद खड़गपुर के बाद। ओके। तो आपने आईआईटी कानपुर से एमटेक करा, उसके बाद आप टाटा स्टील में गए, और टाटा स्टील के बाद? नहीं, मेरा पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग सिलेक्शन हुआ था सीमेंस गमेशा रिन्यूएबल एनर्जी में। आज सीमेंस एनर्जी मेरी तीसरी कंपनी है। ओके। तो सीमेंस की एक ब्रांच, आप तीसरी ब्रांच, मतलब दूसरी ब्रांच में आ गए हैं, तीसरी कंपनी है आपकी, बीच में टाटा स्टील आया। हाँ, तो इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सीमेंस गमेशा जो है एक पार्ट है सीमेंस एनर्जी का। वो सीमेंस एनर्जी की सब्सिडरी कंपनी टाइप आप मान लीजिए, उसको एक्वायर कर रखा है। गमेशा एक अलग कंपनी थी, इलेक्ट्रिकल की बहुत बड़ी, विंड टरबाइन की। उसको सीमेंस ने एक्वायर किया, फिर ये दोनों मिलकर सीमेंस गमेशा बने, और ये एक सब्सिडरी बने सीमेंस एनर्जी का। ये अब सीमेंस एनर्जी का पार्ट है।
अच्छा, बट नाउ अभी मैं सीमेंस एनर्जी गैस टरबाइन में हूँ। तो अभी आप गैस टरबाइन में काम कर रहे हैं। तो कैसा है मतलब आपका 3 कंपनी का मतलब 2 तो कंपनी सेम ही हो गई, तो आई थिंक कल्चर तो दोनों जगह सेम ही होगा। बिल्कुल, सीमेंस में दोनों सीमेंस का पार्ट कल्चर सेम ही है। सेम ही है, बीच में टाटा स्टील आप गए बीच में टाटा जमशेदपुर। इंडियन कंपनी, यस। जमशेदपुर, तो क्या डिफरेंस दिखा आपको एक इंडियन कंपनी टाटा स्टील और एक मल्टीनेशनल कंपनी सीमेंस में? अच्छा सवाल है लकी। सो सीमेंस क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी है और स्पेशली यहाँ पे R&D की जॉब है। तो R&D जॉब वाइट कॉलर जॉब है। तो R&D में आपको सिंपल एक एसी का रूम होगा, क्यूबिकल्स होंगे, वहां पे आपको काम करना होगा। मोस्टली एमएनसीज कंपनी में क्या होता है कि जो आपके प्रोजेक्ट चलते हैं तो आप कोलैबोरेट होकर काम करते हैं, लाइक यूएस और यूरोप के लोगों के साथ। तो सीमेंस गमेसा में मैं जिनके साथ काम करता था, मेरे जो रिपोर्टिंग मैनेजर थे वो डेनमार्क के थे, तो मैं उन्हें रिपोर्ट करता था। एक लाइन मैनेजर होते हैं इंडिया में, बट जो मेन काम होता है, प्रोजेक्ट जो मैनेजर होता है वो बाहर का ही होता है। तो एक एक्सपोजर आपको बाहर का भी मिलता है अगर आप सीमेंस जैसी कंपनी में काम करते हैं। तो टाटा स्टील में एक अलग एक्सपोजर था। टाटा स्टील मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, जैसा कि आपको पता ही है। तो वहां पे एक्सपीरियंस बहुत अलग था। वहां पे प्लांट जॉब थी। प्लांट जॉब थोड़ी हेक्टिक होती है एज कम्पेयर टू R&D। तो एक्सपीरियंस अच्छा था दोनों जगह काफी कुछ सीखने को मिला। बट मेरी चूंकि प्रायोरिटी R&D की काफी ज्यादा थी, तो मुझे थोड़ा सा दोनों जगह जॉब प्रोफाइल में कोई कमी नहीं थी। सबके अपने प्रोज एंड कॉन है, वहां पे ग्रोथ है। बट मेरी प्रायोरिटी R&D की थी और गैस टरबाइन से अच्छा सेक्टर, चैलेंजिंग सेक्टर मुझे मिल नहीं सकता था, इसलिए मैंने सीमेंस एनर्जी चूज किया। तो आप अभी शायद यूएस भी होके आए हैं। हाँ, मैं अभी रिसेंटली 2 वीक के लिए यूएस गया था। तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी आपको सीमेंस जैसी कंपनी में ही मिलेगी जी। जो मल्टीनेशनल है। जी जी। तो किसी को अगर फॉरेन ट्रैवल का मजा देखना है तो मल्टीनेशनल कंपनी में थोड़ा ही फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे कहना चाहूंगा कि जैसे इंडिया में, अभी इंडिया में जो इंडिया की, अब मैं इसे रिलेट करना चाहूंगा, जैसे जो जीडीपी ग्रोथ है, मार्केट जो है इतना अच्छा है, बहुत सारी कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं। पहले क्या होता था, आज से अगर आप 7-8 साल पहले चले जाइए तो एमटेक के कोर में इतने अच्छे प्लेसमेंट नहीं होते थे, इवन आईआईटी से भी। मैं आपको रिसेंट अभी 2-3 साल के प्लेसमेंट बता देता हूँ। कानपुर को बताऊंगा, आप टॉप 5 का सेम ही मान के चलिएगा। तो जो मेरे जूनियर्स हैं, मेरे जूनियर टच में हैं, तो ऑलमोस्ट 80 to 95% प्लेसमेंट हो रहे हैं। मेरे बैच का 100% कोर में काफी सारी कोर कंपनियां यहाँ पे R&D सेंटर और इंजीनियरिंग सेंटर ओपन कर रही हैं। डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर की कंपनियां बैंगलोर में ऑफिस सेटअप कर रही हैं। और काफी हमारे यहाँ इंडियन कंपनी भी है जो काफी अच्छा ग्रो कर रही है। जैसे अभी आपने हाल ही में हमारे एक मित्र अखिल का इंटरव्यू लिया था, उसमें स्काईरूट एरोस्पेस है। तो ऐसी कंपनियां भी आ रही हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा काम है यहाँ पे, बहुत अच्छा एक्सपोजर है। तो मैं कहूंगा कि अगर आपको पीएसयू के अलावा भी ऑप्शन देखने हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है R&D में आईआईटी से एमटेक करके, तो मैकेनिकल में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर आपको बाहर भी जाना है, आप जी सीमेंस जैसी कंपनी में काम करेंगे तो आपको बाहर जाने को बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट, आप सिर्फ एक लाइक इंडिया के लिए प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपका प्रोजेक्ट यूएस में होगा या जर्मनी या यूरोपियन कंपनी में होगा। एक्चुअली सीमेंस जर्मन बेस्ड कंपनी, इसलिए मैंने जर्मनी का एग्जांपल लिया। जी होगी तो यूएस का होगा। तो ऐसे जो मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसमें आपका जो प्रोजेक्ट का एक्सपोजर है वो आपको बाहर जरूर जाने में मदद करेगा। अच्छा, मेरे को एक हमेशा से सवाल लोग पूछते भी हैं और मेरे मन में भी एक सवाल रहता है कि जैसे हमने एक चीज़ देखी है कि कोविड के टाइम से एक हमने ट्रेंड देखा है कि आईटी में एक बूम आया है। ऐसा बोल सकते हैं कि आजकल मतलब ऐसा बोलते हैं आईआईटीज में भी जो कोर से ज़्यादा आईटी में प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहे हैं। तो अभी मैं इस आईटी के बूम को देखूं, क्या ये बूम अगले 20-30 साल कंटिन्यू करेगा, या कोर, मैं कंपेयर कर रहा हूँ कोर और आईटी को, दोनों के अपने एडवांटेज और दोनों के अपने डिसएडवांटेज। तो मैंने भी ऐसा, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि ये आईटी बूम कितना टाइम रहेगा, ये एक मेरे को हमेशा सवाल रहता है। मैंने ऐसा देखा है कि मेरे टाइम पे कुछ लोग जो बस आईटी में 3-4 लाख के भी पैकेज में गए थे, आज वो 25-30 लाख रुपए, 30-35 लाख रुपए स्विच कर करके कमा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोर में उतना ग्रोथ नहीं है, बट लोग बोलते हैं कोर सस्टेन करता है जी, और आईटी का भी सस्टेन नहीं करता। इसमें मतलब आपका क्या थॉट है? बहुत ही अच्छा सवाल है लकी आपका। तो मैं इस पे प्रकाश डालना चाहूंगा। जो मेरी थॉट प्रोसेस है, जो मेरी थिंकिंग है, जो मैंने जितना भी जाना है, देखा है, मेरे काफी सारे दोस्त आईटी में भी हैं, आपके भी हैं, कोर में भी हैं, मैं खुद कोर सेक्टर में हूं। तो मैं इसको थोड़ा सा बहुत पीछे जाके शुरू करूंगा। तो जब
कंप्यूटर रिवोल्यूशन आया था 1970s के टाइम पे, तो उस समय भी प्रिडिक्शन किया जा रहा था कि बहुत सारी जॉब लॉस होंगी, कुछ नई जॉब क्रिएट होंगी, और वो कंप्यूटर रिवोल्यूशन आप देख रहे हैं, वही आईटी है, वही सीएसआईटी है, और उसका बूम आया और आज तक चल रहा है और काफी चल रहा है, काफी ग्रोथ है। अब आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, एआईएमएल। ये जो कंप्यूटर रिवोल्यूशन आया था वो 30 से 35 साल लग गए उसको कंप्लीटली टेक ओवर करने में, बट ये एआई है, ये बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। आप और हम दोनों इससे अवेयर हैं, और सब लोग इससे अवेयर हैं, जो आज आप और हमें पता ही है। तो आईटी का बूम रहेगा, पर उनके लिए रहेगा जो कि इफिशिएंट होंगे और जो कॉम्पिटेंट होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यूज करने में। सो सिर्फ टूल चलाना नहीं आना चाहिए, उसके पीछे का अगर उन्हें बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट पता है। और इवन मैं आप आश्चर्यचकित होंगे, मेरे कुछ जूनियरों से बात हुई, थर्मल ब्रांच में वो थीसिस कर रहे हैं। थर्मल ब्रांच कितनी कोर ब्रांच है, आप वो थीसिस मशीन लर्निंग का यूज करते हुए कर रहे हैं। तो मशीन लर्निंग सिर्फ एआई और मशीन लर्निंग ही फ्यूचर है आईटी में, और वो कोर में भी घुस गए हैं। तो आगे आने वाले टाइम पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका कितना ज्यादा इम्पैक्ट रहने वाला है, और इससे कोई अछूता नहीं रहेगा। ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस है, और ऐसा मुझे लगता है। तो एआई को कहीं ना कहीं हर फील्ड में आना ही है। बिल्कुल हर फील्ड में आना है। और आपने एक और सवाल पूछा था इसमें, कोर का भी आपने फ्यूचर पूछा था। तो कोर में अगर मैं आपको इंडियन एमएनसीज में बात करूं, जनरली आप आईटी में होते हैं तो आप स्विच करते हैं हर 2-2, 3-3 साल में, और 2-2, 3 साल आप स्विच करेंगे, आपको 25%, 30%, कई केसेस में 50%, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस, रेयर केसेस में 100% भी हाइक मिलता है। कोर में आप बहुत जल्दी स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि कोर में आपको कॉम्पिटेंसी डेवलप करने में ही 3 से 4 साल, 5 साल लग जाते हैं। अभी मुझे सीमेंस एनर्जी में 1 साल हुए हैं। मैं अपना रोल बता देता हूँ, मैंने अभी रोल नहीं बताया। मैं कास्टिंग सिमुलेशन इंजीनियर हूँ, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ब्लेड्स एंड वेज जो होते हैं गैस टरबाइन के मैन्युफैक्चरिंग की कास्टिंग का सिमुलेशन करके हम वेंडर को असिस्ट करते हैं। तो इसके काफी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिर्फ मैकेनिकल वाले इससे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, आपकी ऑडियंस मैकेनिकल के अलावा भी है। तो कोर में ग्रोथ है, स्टडी ग्रोथ है, कोर में हमेशा एक स्टेबिलिटी है। कोर में ऐसा नहीं होता हायर एंड फायर का कल्चर नहीं है। सीमेंस में तो बहुत अच्छा कल्चर है, आप हायर फायर कल्चर सीमेंस में नहीं देखेंगे, बहुत स्टेबल जॉब है। लाइक आप बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा ब्लेंडर बाजार में नहीं हुआ हो। ब्लेंडर क्या, मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं कि अब आप कहें कि गैस टरबाइन का मार्केट ही पूरा बेकार हो गया, तो फिर ऐसे केस में होगा। पर गैस टरबाइन का फ्यूचर बहुत अच्छा है। अब ये पूरा ट्रांजिशन हो रहा है गैस टरबाइन का, हाइड्रोजन से न्यूक्लियर में हम लोग जा रहे हैं। तो कोर में स्टडी है, पर कोर में आपकी वैल्यू 10 साल 12 साल बाद जब आप एक कॉम्पिटेंट हो जाते हैं, अच्छी स्किल एक्वायर कर लेते हैं, तो आपकी वैल्यू वहां पे बहुत है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैंने भी थोड़ा इसके बारे में पढ़ा था जी। एक मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है गलत भी हो जी। कि आईटी में जो नॉलेज है वो हर 5 साल में रिफ्रेश हो जाती है। बिल्कुल। और अगर आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है, सपोज कोई आदमी 25 पे ज्वाइन करता है, उसको कंपनी सिखाती है 2 साल, 1-2 साल, बिल्कुल, और वो अपने हिसाब से सिखाती है, और फिर वो 5 साल में सीखता है, फिर स्विच करता है, मतलब 5 साल बाद काम करके, और फिर स्विच करता है, फिर उस कंपनी का, पुरानी कंपनी का एक्सपीरियंस है, फिर वो और ग्रोथ करता है। बिल्कुल। लेकिन डाउट ये है कि क्या वो ये चीज़ 40 और 50 में कर पाएगा। वेयर इज कोर में ये चीज़ मुझे लगती है कि जो कॉम्पिटेंसी है वो आपकी एक स्टेप पे ग्रो होती है। बिल्कुल। तो एक 25 इयर्स का जो यूथ है वो कभी भी 45 इयर्स के एक्सपीरियंस्ड आदमी को कोर में रिप्लेस नहीं कर सकता, आईटी में कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आईटी में हमेशा नॉलेज रिफ्रेश हो रही है। तो जो 25 का एज का जो यूथ आएगा, उसके बाद हमेशा एक एडवांटेज है कि वो नई नॉलेज को तुरंत पकड़ के और वो तुरंत स्टार्ट कर सकता है उसमें काम। बिल्कुल। इसमें आपका क्या मानना है? तो बहुत सही ऑब्जर्वेशन है आपका, और ये बात सत्य भी है। बट इसके दो पहलू हो सकते हैं। कोर में आपको कोई 45 साल 50 साल की एज में है आप, और आपको लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, और आपको पता है कंसल्टेंट की बहुत वैल्यू होती है, उनकी अर्निंग भी अच्छी होती है, अच्छा नॉलेज भी होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एनर्जी कम होती जाती है, लर्निंग कैपेबिलिटी कम होती जाती है। हम जितना यंग होते हैं, हमारी लर्निंग की प्रोसेस बहुत तेज होती है, हम बहुत जल्दी ग्रैप्स करते हैं। तो आईटी में हर 5 साल, अब तो मैं कहूंगा एआई आने के बाद तो और भी तेजी से चेंज हो रहा है। तो 40 साल 45 साल एज की बात थोड़ा टिके रहना मुश्किल होता है, और ऐसा जनरली देखा भी गया है। बट इसका एक दूसरा पहलू यह है कि उसमें पैकेज इतने अच्छे हैं कि लोग 40-45 साल की एज में उतना कमा लेते हैं। अब पर आपको सेविंग्स करना पड़ेगा, आपको सेविंग करना पड़ेगा।
बट मुझे लगता है कि अगर आप अब कोर में काम करना एक आपका पैशन भी हो सकता है, एक आपका इंटरेस्ट भी हो सकता है, और कोर में लॉन्गर टर्म में फायदे हैं, तो मुझे लगता है कंपेरेबल है। मतलब अगर आप 40-45 साल की एज में वहां तो रिप्लेस हो जाएंगे, कोर में नहीं होंगे, तो काफी मतलब थोड़ा सब्जेक्टिव भी है और आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपकी चॉइस है। तो एक ऑब्जर्वेशन है कि कोर में काम करने का इंटरेस्ट भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं आईटी में थोड़ा चैलेंज तो हमेशा रहता ही है जॉब का। ले ऑफ का चैलेंज रहता है हमेशा। ले ऑफ का हमेशा अभी आप रिसेंटली सुन ही रहे होंगे, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट 13-14 हजार लोगों को लगातार निकाल रहे हैं। तो हाँ, ये स्थिति काफी भयावह होती है, बट अगर आप स्किल्ड हैं तो आपको जॉब मिल जाती है उसमें। जैसे आप देखिए कि आप कभी भी सिविल इंजीनियरिंग को देख लीजिए, आप सबसे इजीली समझने आते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में आप देखिए, अगर आपको घर बनवाना है, आप कभी भी एक 25 to 30 के एज के इंजीनियर को कभी भी आप घर का डिजाइन नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको चाहिए कि नहीं, मतलब आप भले उसने इंजीनियरिंग भी नहीं करी हो, आप काफी देखिए हमारे घर के आसपास ठेकेदार होते हैं, उन्होंने कोई इंजीनियरिंग नहीं करी होती, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस होता है 20 साल का। तो उस 20 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम अपने उसका घर डिजाइन करवा लेते हैं, लेकिन हम एक सिविल बीटेक पास से घर डिजाइन नहीं करवाते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की वैल्यू तो रहती है, काफी ज्यादा वैल्यू है। तो वो में तो काफी ज्यादा वो चीज आईटी में मिसिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है जो मतलब आप लोग कैचअप कर सकते हैं इसके लिए। तो सीमेंस के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूंगा, कैसा वर्क प्रोफाइल है और आपका क्या चलता है डे टू डे वर्किंग। हाँ, सो जैसा कि आपने पूछा सीमेंस के बारे में, तो मेरा जो डे टू डे का काम है और मेरी प्रोफाइल जो सीमेंस में है वो कास्टिंग सिमुलेशन की है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ब्लेड्स एंड वेन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो 3 प्रकार की गैस टरबाइन सीमेंस एनर्जी सेल करता है, मीडियम गैस, स्मॉल गैस टरबाइन, मीडियम और लार्ज गैस टरबाइन। तो लार्ज गैस टरबाइन का जो लगभग पावर आउटपुट होता है वो 600 मेगावाट से ज़्यादा होगा। हमारे इंडिया में गैस टरबाइन का प्रचलन कम है, स्टीम टरबाइन का ज़्यादा है। एनटीपीसी के प्लांट आप जानते होंगे, सारे स्टीम है, कोल बेस्ड पावर प्लांट होते हैं। गैस टरबाइन इंडिया में कम है, पर आप अगर मिडिल ईस्ट में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, तो गैस टरबाइन काफ़ी इफिशियंट है वहाँ पे, और गैस टरबाइन ही यूज़ होती है। और वहाँ पे तो आपको पता है कि इतने सारे समिट होते हैं, कार्बन को इमिशन कम करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पे गैस टरबाइन इंडिया में शायद सिर्फ ओनली एरोप्लेन्स में यूज हो रही है। गैस टरबाइन एरोप्लेन्स में भी यूज होती है। देखिए, फाइटर जेट में जो इंजन लगते हैं और ये गैस टरबाइन जो है लगभग सेम ही है। हमारा फाइटर जेट में हमें थ्रस्ट चाहिए होता है, यहाँ पे हमें पावर आउटपुट चाहिए, हमें एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए। आपको पता है जनरली गैस टरबाइन की एफिशिएंसी 50% के आसपास होती है, 47-50% के आसपास, जो कि बहुत अच्छी है। लोग मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है, काफी अच्छी, उनको भी एक चीज पता नहीं, 50% मतलब बहुत अच्छी एफिशिएंसी, काफी अच्छी एफिशिएंसी है। और अगर आप 1% ऑप्टिमाइज करके 1% भी एफिशिएंसी बढ़ा पाए, जो कि R&D का यही काम होता है, तो आपका $1 बिलियन का फायदा होता है। तो यही इंजीनियरिंग है। और गैस टरबाइन काफी चैलेंजिंग एरिया है, क्योंकि अब मैंने बताया फाइटर जेट में भी सेम इंजन लगता है, तो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, और इसमें लर्निंग के लिए काफी कुछ है। तो मैं अभी भी, मुझे 1 साल हुआ है, तो मैं काफी कुछ लर्न कर रहा हूँ, और जर्नी ऐसी। और आपका डे टू डे वर्किंग क्या रहता है? डे टू डे वर्किंग तो हाँ, मैं बता देता हूँ जो सॉफ्टवेयर पे मैं काम करता हूँ। तो जनरली कास्टिंग सिमुलेशन, जो हम सिमुलेशन करते हैं, वो उसका जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ वो प्रोकास्ट सॉफ्टवेयर है। जो लोग सॉलिडिफिकेशन या कास्टिंग में काम करते हैं वो रिलेट कर पाएंगे। तो मेरा काम है, मेरी जो टीम है वो यूएस में भी बैठती है, मैं यूएस वालों के साथ काम करता हूँ, इसलिए मैं यूएस विजिट किया था। तो जो फाउंड्री है, एक कास्टिंग सिमुलेशन इंजीनियर का काम सिर्फ सिमुलेशन तक लिमिटेड नहीं है, उसे फाउंड्री भी जाना पड़ता है क्वालिटी चेक करने के लिए, और वो फाउंड्री के लोगों को असिस्ट भी करता है टू मिटिगेट द डिफेक्ट, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मैं यूएस फाउंड्री विजिट करने के लिए गया था, इंडिया में नहीं करवाते हैं। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, बट जो क्वालिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में कॉम्पिटेंसी उतनी नहीं है। जर्मनी में है, यूएस में है, इसलिए आप लोग सुनते होंगे गैस टरबाइन इंडिया अभी तक डेवलप नहीं कर पाया। तो ये सब, मैं ये नहीं बोलता ये दिस इज वन ऑफ द रीजन, बट दिस इज ऑल्सो द रीजन कि ये सब चैलेंजेस हैं। तो जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, मैं कैड का काम करता हूँ, कैड में डिजाइनिंग करते हैं हम ब्लेड्स एंड वेन्स की। फिर कास्टिंग में आप लोगों को पता ही होगा, जैसे मैकेनिकल वाले रिलेट कर पाएंगे, जो स्प्रू है, गेटिंग है, इन सब की भी डिजाइन हम करते हैं, तो वो सब कैड में होता है। कैड का काम हम एनएक्स में करते हैं। उसके बाद उसकी हीट ट्रांसफर एनालिसिस करते हैं, स्टार CCM प्लस एक सीमेंस का ही सॉफ्टवेयर है उसमें, देन प्रो कास्ट में कास्टिंग सिमुलेशन करते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर
टेक्निकल सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ। तो ये सब आपने एमटेक में सीखे होंगे। मैंने एमटेक में सीखा है, हाँ। और अच्छी बात यह है कि ये प्रोफाइल मेरे एमटेक के थीसिस से मैच करती है। तो ओके। एमटेक में भी मैंने सॉलिडिफिकेशन कास्टिंग पे ही काम किया था। अच्छा, जी। तो काफ़ी मतलब इन डेप्थ हमको आज जानने को मिला इस बारे में कि मतलब एक पूरा एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक जॉब प्रोफाइल मिला आपको, कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। सीमेंस काफ़ी जो रिनाउंड कंपनी, गैस टरबाइन आई थिंक इंडिया में भी कभी ना कभी तो बनेगी। होप कि अंकित पांडे जैसे लोग हमारे यहाँ जो काम कर रहे हो कभी ना कभी गैस टरबाइन टेक्नोलॉजी इंडिया में भी लाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, काफ़ी काम चल रहा है और इस पे अब तो आप सरकार भी देख रहे हैं डिफेंस सेक्टर में कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, काफ़ी सीरियस है। तो इंडिजिनस हमारा उम्मीद है कि हम ज़रूर बना लेंगे। तो कॉम्पिटेंसी हम धीरे-धीरे डेवलप कर रहे हैं, काफ़ी हो रहा है, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, एक्सपर्टीज़ हासिल कर रहे हैं, तो ये ज़रूर होगा। थैंक यू अंकित, तो काफ़ी कुछ जानने को मिला मैं आज, और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और थैंक यू वेरी मच। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू।